हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। अभी देखिए हम लोग जो है वो इस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ने वाले हैं और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के जस्ट पहले मैंने आप लोग को मॉलिक्यूलरिटी पढ़ा दिया है। तो आज हम लोग अभी कंप्लीट करने वाले हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मैं बता दिया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। देखिए, किसी भी रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, किसी रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी रिएक्शन को होने के लिए कितने मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उस मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन कहलाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इस रिएक्शन में असल में बहुत सारे मॉलिक्यूल हो सकते हैं, लेकिन सारे मॉलिक्यूल जो होते हैं वह प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं। एक्चुअली जो मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए उन्हीं को हम लोग कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कोलिजन तो सबके बीच में होती है, लेकिन सारे के सारे कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन नहीं होते हैं। जो मॉलिक्यूल इफेक्टिवली कोलाइड करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं उन्हीं को हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में कंसीडर करते हैं। तो इसका डिफिनीशन ये होगा कि द नंबर ऑफ molecules whose concentration determine the rate of reaction concentration the rate of reaction is called order of reaction। इसी रिएक्शन में जितने भी मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं जिसका कंसंट्रेशन एक्चुअली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करता है उसी को हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ओके, अब बात आती है कि ये तो हो गया एक्सपेरिमेंटल डिफिनीशन कि रिएक्शन किया, कितने मॉलिक्यूल ने पार्टिसिपेट किया, कंसंट्रेशन कितने मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन रेट को डिटरमाइन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहा, वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। अब हम लोग इसका एक मैथमेटिकल डिफिनीशन पढ़ेंगे। मैथमेटिकली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैसे डिटरमाइन किया जाता है। ओके, तो इसका एक मैथमेटिकल डिफिनीशन देख लेते हैं जो यूजुअली हम लोग पढ़ते आते हैं या बोलते आते हैं। मैथमेटिकली एक डिफिनीशन ये बोला जाता है कि किसी रिएक्शन में रेट ला लिखा जाए अगर ऐसे, दी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन the order of reaction is sum of the power of concentration concentration terms appearing in rate law या रेट इक्वेशन called order of reaction। बस ओके, इसी को हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अब जैसे कि इस बात को बताने के लिए मैं आप लोग को बताऊं कि मान लो कि हमारे पास एक रिएक्शन है
let us consider a hypothetical reaction. Let us consider a hypothetical रिएक्शन। मान लीजिए कि हमारे पास एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, वो क्या है, ए प्लस बी प्लस सी और ये मिलके बना दिया प्रोडक्ट। तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, क्या हम लोग लिख सकते हैं रेट इक्वल टू के ए टू द पावर ए, बी टू द पावर बी एंड सी टू द पावर सी। ओके, लेकिन एक्चुअली ऐसे नहीं लिखा जाता है। ए टू द पावर ए टू द पावर पी, बी टू द पावर क्यू और सी टू द पावर आर, ऐसे लिखा जाता है। अब आप लोग जो है ये समझोगे ये पी क्यू आर क्या है। पी क्यू आर एक्चुअली टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं जो पार्टिसिपेट किए हैं रिएक्शन में। इसको मैं आप लोग को ये बता दूं कि पी क्यू आर एक्चुअली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू पी प्लस क्यू प्लस आर। तो आप इस डिफिनेशन से एक सरप्राइज हो जाओगे कि क्या मैंने आप लोग को ये बताया कि P प्लस क्यू प्लस आर, यहाँ पे मैंने बताया था कि सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म अपीयरिंग इनटू द रेट लॉ। तो मैंने यहाँ पे लिखना चाहिए था A प्लस बी प्लस सी। एक्चुअली एक सेकेंड में यहाँ पे लिख रहा हूँ, कोफिशिएंट A है, B है, C है। तो रेट लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार ए टू द पावर ए, बी टू द पावर बी एंड सी टू द पावर सी लिखेंगे, सी टू द पावर सी लिखेंगे। बट यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा वह P प्लस क्यू प्लस आर हो जाएगा। अब तुम कहोगे ये P प्लस क्यू प्लस आर क्या है? P प्लस क्यू प्लस आर, देखो एक्चुअली मैंने इस तरीके से रेट ला तो लिख दिया, लेकिन जरूरी नहीं है कि जितने मॉलिक्यूल हमने जो है वो लिया है रिएक्शन वेसल में वो सारे के सारे पार्टिसिपेट कर जाए। जितना मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा उसी को ऑर्डर में रखेंगे। तो यहाँ पे P प्लस क्यू प्लस आर जो होगा, P वेयर P इज लेस देन आर इक्वल टू A, Q इज लेस देन आर इक्वल टू B एंड R इज लेस देन आर इक्वल टू C होगा। ये यहाँ पे ध्यान रहे, मैं आप लोगों को फिर से बता दे रहा हूँ। रेट लॉ के लिए तो हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, P प्लस क्यू प्लस आर लिख दी, P क्यू आर लिख दिए थे वो मिस्टेक से। P यहाँ पे A B C तो जैसा है वैसा ही लिखेंगे रेट लॉ के अकॉर्डिंग, लेकिन इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा वह इस तरीके से लिखा जाएगा। यहाँ पे P प्लस क्यू प्लस आर जो होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, और P जो है वो A से कम होगा, B भी जो होगा Q इज लेस देन B एंड R इज आल्सो लेस देन C के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे एक बात समझो, P प्लस क्यू प्लस आर क्यों लिखा? लिखना चाहिए था मुझे A प्लस बी प्लस सी, ऑर्डर लिखना चाहिए A प्लस बी प्लस सी। तो आप लोग देखो लिखा हूं मैं P प्लस क्यू प्लस आर, इससे जो है आप टेंशन में ना आ जाना। एक्चुअली यहाँ पे सारे के सारे मॉलिक्यूल कोलिजन थियरी के अनुसार पार्टिसिपेट करे ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिया रहेगा वही लिखेंगे, लेकिन बात यहाँ पे आती है कि अगर नहीं दिया होगा तो आप इसी तरीके से सॉल्व करना, A प्लस बी प्लस सी लेना, लेकिन अदरवाइज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो दिया गया होगा उसको रखोगे। ओके, तो मैं फिर से आप लोग को बता दूं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है एक तरीके से एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी है, ये 100% मैथमेटिकली डिटरमाइंड क्वांटिटी नहीं है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन
order of reaction is always experimentally determined quantity. Experimental determined quantity है. Order of reaction cannot be written in the form of balanced chemical reaction. इसके पहले जो मैं आप लोग को दिखाया था, मतलब केमिकल रिएक्शन के बैलेंस फॉर्म में आप नहीं लिख सकते हो. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन cannot be written from balanced chemical reaction. बैलेंस केमिकल रिएक्शन के द्वारा नहीं लिखा जा सकता है. ओके, मैं आप लोगों को एक बात और बताया हूं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मे बी 0, 1, 2 or 0 whole number are in fractional form. वो फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं हो सकता है. ओके, अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा वो अलग अलग तरीके से हम लोग पढ़ेंगे. पहला जो होगा वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. हेडिंग होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, जैसा कि वर्ड से समझ में आ जाना चाहिए कि द रिएक्शन इन विच चाहे दो रिएक्शन ऐसे लिख लो, दो रिएक्शन फॉर विच rate depend only on the first power of concentration term called first order reaction. उसे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे. सेकेंड, इसी को दूसरे तरीके से आप बोल सकते हो कि द रिएक्शन हुज रेट इज प्रोपोर्शनल टू द रिएक्शन हुज रेट is proportional to the first power of concentration of reactant. Called first order reaction. अब इसी को हम एक बात की तरह ऐसे बता रहे हैं कि मान लो कि हमारे पास रिएक्शन है. फॉर ए रिएक्शन, एक रिएक्शन है, ए से बना प्रोडक्ट.
अब यहाँ पे इसके लिए अगर मुझे लिखना होगा रेट ला, तो dx by dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटा देंगे, एक कांस्टेंट लगा देंगे, ये हो जाएगा डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब देखिए इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कुछ एग्जांपल। ओके, एग्जांपल के लिए फर्स्ट एग्जांपल होगा ये H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का डिसोसिएशन करेंगे तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक एग्जांपल हो जाएगा। सेकेंड एग्जांपल मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे कि हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर CH3COO CH3 ले लिया और इसका वाटर के प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में मैं हाइड्रोलिसिस कर दे रहा हूँ, ये बन जाएगा CH3COOH एंड प्लस CH3OH। ओके, ओके, तो आप देखेंगे मैं पहला रिएक्शन जो लिखा था वह H2O2, ये H2O प्लस हाफ O2, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था। एक और एग्जांपल देखते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर CH3COO CH3 और वाटर के प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में H प्लस, ये बन जाएगा CH3COOH एंड प्लस CH3OH। इसके अलावा इन्वर्जन ऑफ शुगर देख सकते हो, इन्वर्जन ऑफ शुगर C12H22O11 C12H22O11 वाटर के प्रेजेंस में इसका इन्वर्जन कराएंगे तो ये बन जाता है C6H12O6 एंड प्लस C6H12O6। ओके, अब देखिए यहाँ पे मैं आप लोग की जानकारी के लिए एक बात बता दूं, ये जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है वो देखने में बाइमोलिकुलर है, बाइमोलिकुलर है, इसमें दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर जो होगा वो 1 होगा। अच्छा, देखने में लग रहा है इट लुक लाइक सेकेंड ऑर्डर बट नॉट सेकेंड ऑर्डर, इट इज फर्स्ट ऑर्डर, है ना। ऐसे रिएक्शन को हम लोग एक्चुअली सूडो फर्स्ट ऑर्डर, सूडो फर्स्ट ऑर्डर के नाम से जानते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर। क्योंकि क्योंकि जैसे कि अगर मैं बात बता दूं, इसके लिए रेट ला अगर लिखूं dx बाई dt तो ये हो जाएगा k और CH3COOH CH3COO CH3 ये, और सेकेंड पॉइंट होगा वाटर। अब देखिए वाटर का जो कंसंट्रेशन है, वाटर का कंसंट्रेशन जो है बहुत ही लो है, क्योंकि ये सॉल्वेंट है और सॉल्वेंट जो होता है, सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन बहुत ही लो होता है, तो सॉल्वेंट के कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता है।
रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता है। तो सॉल्वेंट के कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड नहीं करता है, तो ये जो होगा ओवरऑल यहाँ पे n की वैल्यू 1 आ जाएगा और ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। ओके, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। उसी तरीके से ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। सॉल्वेंट जिसका कंसंट्रेशन बहुत 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 ही लो होता है, उसके ऊपर रेट रिएक्शन डिटरमाइन नहीं करता, या यू कह दो कि जिसका अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, सॉल्वेंट है तो अमाउंट बहुत ज्यादा होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन इसका क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। ओके, मैं एक और इम्पोर्टेंट एग्जांपल बता रहा हूं आप लोग को, वो होगा रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन, ग्रेशन रिएक्शन। जितने भी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन होते हैं, जितने भी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन होते हैं, वो सब के सब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही होते हैं। एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रेडियम, ये ले लो रेडियम, और इसका डिसइंटीग्रेशन करा दे रहा हूं, ये बन जाएगा रेडॉन एंड प्लस हीलियम। तो ये रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन है, और ये रिएक्शन, इस रिएक्शन का रेट जो होता है वह एक ही पावर पे डिपेंड करता है, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये। ओके, इसके बाद से अब हम लोग का टॉपिक होगा इंटीग्रल फॉर्म ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रल फॉर्म देखने वाले हैं। देखिए, मान लो कि हमारे पास कोई रिएक्शन हो ए और ये प्रोडक्ट बनाता हो, ठीक है। इनिशियली जब टाइम टी 0 है, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, ए की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी रहेगी, मान लीजिए ए है इसका कंसंट्रेशन, तो ये 0 होगा। लेकिन जब टाइम कुछ हो जाएगा टी इक्वल टू एट टी, मान लीजिए कि इसमें से कुछ अमाउंट डिसोसिएट हुआ, ये बन जाएगा एक्स। ओके, अब हम बात करेंगे इस रिएक्शन की रेट के लिए, तो डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू क्या होगा, डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू क्या होगा के, और फाइनल कंसंट्रेशन एट द टाइम टी कितना हो गया, ए माइनस एक्स। ओके, ये तो एक्चुअली डिफरेंशियल फॉर्म रहा, ये जो है वो रिएक्शन का डिफरेंशियल फॉर्म रहा। अब मैं क्या करूंगा, इसी को इंटीग्रेट कर दूंगा। इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आप देखेंगे। मैं इसको हटा दे रहा हूं, डी एक्स बाई, इसको ए माइनस एक्स लिख दे रहा हूं इसी इक्वेशन को, और इधर की तरफ लिख दे रहा हूं के डी टी। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रल का साइन लगा देंगे, तो यहाँ पे एक इंटीग्रल कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करने के बाद से हमें जो मिलेगा वो माइनस एल एन ए माइनस एक्स इक्वल टू के, और यहाँ पे हो जाएगा टी प्लस सी। सी इज इंटीग्रल कांस्टेंट, ये इंटीग्रल कांस्टेंट है। सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर ऐसा हो कि जब टाइम t इक्वल टू 0, व्हेन टाइम t इक्वल टू 0 होगा, जब टाइम t की वैल्यू 0 होगा, तो x की वैल्यू क्या होगी, x इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ पे 0 रख दोगे तो फिर क्या होगा, c की वैल्यू, यहाँ t की 0 रख दो, इसको 0 रख दो, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एल एन एक्स होगा। ओके, c की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, यहाँ पे 0 रख दो, यहाँ पे 0 रख दो, तो c इक्वल टू इतना आएगा। नाउ यहाँ पे c की वैल्यू जैसे ही पुट करोगे, तो ये हो जाएगा माइनस एल एन ए माइनस एक्स इक्वल टू के टी, और प्लस सी की जगह पे कितना रखोगे, सी की जगह पे माइनस एल एन एक्स, या के टी को ऐसे लिख दो, के टी इक्वल टू
ln x, ये ln x नहीं होगा जी, ये x की जगह पे 0 रखेंगे तो ln a बच जाएगा, a a a और यहाँ पे ln a माइनस एक्स। ओके, फिर यहाँ से अगर k की वैल्यू पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, ln a बाई a माइनस एक्स और 1/t। ये जो है इंटीग्रल फॉर्म है इसका, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रल फॉर्म है। ओके, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रल फॉर्म है। इसी को अगर हम लोग जो है वो log 10 के बेस के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो फिर ये हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई टी log a बाई a माइनस एक्स। अब यहाँ पे जो a है a, ये a इनिशियल कंसंट्रेशन है, a इज व्हाट इनिशियल कंसंट्रेशन एंड a माइनस एक्स इज फाइनल कंसंट्रेशन। अब इनिशियल कंसंट्रेशन को कभी कभी इस तरीके से कुछ बुक में डिनोट किया जाता है और फाइनल कंसंट्रेशन को इस तरीके से डिनोट किया जाए a माइनस एक्स। a माइनस एक्स की जगह पे रखोगे तो यही इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनने वाला है, k इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई t और यहाँ पे हो जाएगा log a नॉट डिवाइडेड बाई ए टी। ओके, ये हो जाएगा। खैर, अभी हम लोग ये देखने वाले हैं, इंटीग्रल फॉर्म तो हो गया, अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर देखेंगे। हेडिंग होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब ये जो इक्वेशन मैं यहां से फाइंड आउट किया हूं, ये वाला इक्वेशन, इसको मान लिया 1, तो यहीं से ले रहा हूं फ्रॉम 1, इस इक्वेशन से। इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ln a माइनस एक्स इक्वल टू ln a माइनस के टी। और एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में अगर लिखना होगा तो ln a माइनस प्लस ln e टू द पावर माइनस के टी लिखा जा सकता है। और इसको हम लोग लिखेंगे ln a e टू द पावर माइनस के टी। ओके, ln a माइनस एक्स। अब यहाँ से ln को अगर हटा दोगे तो a माइनस एक्स इक्वल टू a e टू द पावर माइनस के टी होगा। या इसको और भी सिंप्लीफाई करोगे तो x इक्वल टू a 1 माइनस e टू द पावर माइनस के टी। ये डायरेक्ट आप लोग से इसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं बल्कि जो है डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाता है, और इसके जगह पे हम लोग 80 लिख दें तो ऐसे भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऐसे भी हो सकता है, 80 a नॉट e टू पावर माइनस 80। ओके, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। आई होप क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद से बात आती है हाफ लाइफ पीरियड। ओके, हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है? हाफ लाइफ पीरियड वो टाइम पीरियड होता है जिसमें कोई भी रिएक्टेंट अपने इनिशियल अमाउंट का हाफ हो जाए। रिएक्शन होने के बाद से कोई रिएक्टेंट अपने इनिशियल अमाउंट का हाफ हो जाता है तो उसे हम लोग कहेंगे हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड
the time period in which the time period in which the concentration of reactant become half of its initial concentration. Concentration called half-life period. ऐसा टाइम पीरियड जिसमें कोई रिएक्टेंट अपने इनिशियल अमाउंट का हाफ हो जाए, या यूं कह दो कि रिएक्शन हाफ ऑफ द रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, तो उसे हम लोग कहेंगे क्या? हाफ लाइफ पीरियड. द टाइम पीरियड इन विच हाफ ऑफ द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस. दूसरे तरीके से हाफ लाइफ पीरियड is defined as the time period taken for the reaction to be ऐसे लिख लो, बल्कि half life period is defined as the time taken for half of the reaction to be completed. ओके. नाउ अब हम लोग जो है हाफ लाइफ पीरियड पढ़ने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए. हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के. since we know that K is equal to 2.303 divided by T log A by A minus X, ये A by A minus X होता है. अब डिफिनीशन के अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन के अकॉर्डिंग T को T हाफ से रिप्लेस कर दीजिए. अगर T को T हाफ से रिप्लेस करोगे, इसका मतलब ये होगा कि जो A माइनस एक्स है उसकी वैल्यू A/2 बच जाएगा. ओके. यानी कि अब इसके जगह पे पुट करेंगे तो K इक्वल टू 2.303 और T की जगह पे T हाफ पुट कर दीजिए. T की जगह पे T हाफ पुट कर दीजिए और यहाँ पे हो जाएगा log 2. कैसे? A by A minus X, A minus X की जगह पे A/2 पुट करो तो ये हो जाएगा A से A कैंसिल 2.303 डिवाइडेड बाई T हाफ और log 2. log 2 की वैल्यू 2.303 इंटू 0.3010 होता है. इसको रख देंगे और ये T हाफ हो जाएगा. तो K इक्वल टू इसकी वैल्यू आएगी 0.69
3 डिवाइडेड बाई टी हाफ। ओके, तो कहने का मतलब ये हुआ कि हाफ लाइफ पीरियड ये हो गया। अब इसमें एक चीज देखो कि हाफ लाइफ पीरियड में कंसंट्रेशन का टर्म नहीं है, तो आप लोग ये कह सकते हो कि हाफ लाइफ पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन टर्म, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। हाफ लाइफ पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन द concentration of reactant for first order reaction। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ओके। तो ये कुछ जो है वो इंफॉर्मेशन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड। अब हम लोग इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख ले रहे हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। पहला ग्राफ में आप लोग के सामने जो प्लॉट करने जा रहा हूं वह रेट वर्सेज कंसंट्रेशन होगा। इसका ग्राफ जो है आप लोग से पूछा जाता है, यहाँ पे रेट है, यहाँ पे कंसंट्रेशन है, तो ये जो है वो कुछ इस तरीके से स्लोप आएगा, स्लोप इसका ये हो जाएगा। दूसरा ग्राफ जो प्लॉट करने जा रहा हूं वो होगा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। यहाँ पे कंसंट्रेशन लिख दे रहा हूं, यहाँ पे टाइम लिख दे रहा हूं। टाइम और कंसंट्रेशन में जब ग्राफ प्लॉट किया जाएगा तो इस तरीके से जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे कंसंट्रेशन जो है वो रिएक्टेंट का डिक्रीज होगा, क्योंकि हमने अभी अभी बताया इसमें जो रिलेशन होता है ए नॉट और ई टू द पावर माइनस के टी होता है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज exponentially decrease with time, टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टाइम के साथ ये डिक्रीज करता है। एक और ग्राफ प्लॉट करके बता रहा हूं, वो होगा लॉग ए वर्सेज टाइम। इसके लिए ग्राफ प्लॉट करोगे तो कुछ ग्राफ इस तरीके से आएगा, जहां पे स्लोप स्लोप माइनस के बाई 2.303 होगा। कैसे ये आया, कैसे आप देख सकते हो, मैंने अभी अभी आप लोग के लिए जो है फार्मूला जो बताया था k इक्वल टू 2.303 एंड बाई टी, यहाँ पे लॉग ए नॉट बाई ए टी, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करके लॉग इसको टी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा टी और यहाँ 2.303 बाई के
आप इसको ऐसे लिखो k इंटू टी डिवाइडेड बाई 2.303 इक्वल टू लॉग a नॉट माइनस लॉग a t। ओके, अब इसको अभी अब आप कंप्लेन वो कर लो, लॉग a t इक्वल टू लॉग a नॉट माइनस k बाई 2.303। अब ये t, अब देख लो ये y एक्सिस पे है, देख सकते हो, और ये x एक्सिस पे है। ये जो है वो c है, ये y है, और ये माई m इंटू टी एक्स है। इस तरीके से ग्राफ आएगा। ओके, एक ग्राफ और प्लॉट करके बता दे रहा हूं। इस तरीके से अगर ग्राफ है लॉग a नॉट बाई a t से अगर प्लॉट करना होगा तो आप देखोगे इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। और यहाँ पे जो स्लोप होगा a बाई 2.303 होगा। ये रहा अभी तक आप लोग का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, थैंक यू।